हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। ये जो वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के जो सेक्शन ई होता है उसमें 5 नंबर के लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, उनको लेकर हम ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व कराया है। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 हमारा कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो ये परिभाषा हम क्वेश्चन सेकंड में लिखा चुके हैं, आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि 2 समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर उपस्थित बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जितने होंगे जितने उसके पास आवेश रखे होंगे, क्योंकि हर आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बिंदु A पर 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अगर उन्होंने आपसे माध्यम के लिए कहा है कि पराविद्युत का कोई माध्यम दे रखा है, तो आप यहाँ पर सिंपली K से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। K हो जाएगा हमारे उस माध्यम का परावैद्युतांक। जो आवेश होता है हमें उसका परिमाण लेना है, हमें उसका चिन्ह नहीं लेना है। E1 मान लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R होती है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए चित्र में हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, -q आवेश से बिंदु A तक की दूरी हमारे पास ये हो जाएगी, जिसका मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। क्या कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारे पास आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए इस त्रिभुज में हमारे पास ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बड़ी ही आसानी से देख लिया कि कर्ण का वर्ग हमारे पास आ गया, लेकिन हमें कर्ण का मान चाहिए तो हम दोनों ओर का वर्गमूल कर देंगे। तो हमारे पास जो कर्ण निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगी हमारे पास -q आवेश से बिंदु A तक की दूरी, जिसका मान हम यहाँ पर R की जगह लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और E1 का मान हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये -q आवेश है, और जिस किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम +q0 आवेश रख देते हैं। तो ये -q आवेश इस +q आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो हमारे पास E1 की दिशा इस दिशा में आ जाएगी। इसी तरीके से हम निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर E2 नाम दे देते हैं इसको। जैसे कि हम देख सकते हैं -q आवेश से बिंदु A की दूरी वही होनी है जो कि -q आवेश से बिंदु A की दूरी थी। तो +q आवेश से A तक की दूरी भी वही आ जानी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। वही आवेश का हमें परिमाण लेना है, हमें उसका चिन्ह नहीं लेना है। और दूरी हमारे पास हो जाएगी L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। इसकी वजह से भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल लेते हैं। अब ये प्लस आवेश ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित कर देगा। ये हो जाएगा हमारा E2। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु A पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र। देखिए बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। देखिए किस तरीके से, ये एक बहिष्कोण बन रहा है हमारे पास, हम आसानी से देख सकते हैं। त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो इस प्रकार जो हमें कोण बनता है उसको हम बहिष्कोण कहते हैं, और जिसका जो मान होता है वो दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं और इस कोण को भी थीटा मान लेते हैं। जैसे कि बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, जो लंबाई इस भुजा की है वही लंबाई इस भुजा की है, और हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारे पास ये थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अब देखिए E1 और E2 दोनों परिमाण में आपस में बराबर हैं, तो जो इनका परिणामी जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, जो कि E1 से भी थीटा कोण बनाएगा और E2 से भी थीटा कोण बनाएगा, क्योंकि हमारे E1 और E2 के परिमाण आपस में समान है। अब देखिए हम E1 और E2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। किस तरीके से कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, देखिए एक हमारे पास ये x अक्ष, ये y अक्ष हो गई, ये हमारा वेक्टर A हो गया जो x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, जिसको हम इस तरीके से हमने x अक्ष और y अक्ष पर इनके प्रक्षेप डाल दिए हैं। बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये हम इसको O कह देते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमारे पास होता है cos थीटा का मान होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारे पास हो जाएगा OQ, कर्ण हो जाएगा हमारे पास ये लंबाई A, ये cos थीटा। तो देखिए इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें OQ बराबर मिल जाएगा A cos थीटा। इसी तरीके से हम साइन थीटा का यूज़ करके निकाल सकते हैं, इस टी का मान भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो ओ क्यू हमारे पास ए कॉस थीटा आ गया। इसी तरीके से साइन का यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास ए साइन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा E2 का कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर जाएगा हमारे पास E2 का साइन थीटा। इसी तरीके से हम E1 के कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो इस वाली डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा E1 का कॉस थीटा और इस अक्ष पे जाएगा हमारे पास E1 का साइन थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि E1 और E2 के परिमाण आपस में समान हैं, और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर परिमाण में और विपरीत दिशा में होते हैं तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो E1 cos थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी बिंदु ए पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से होगा, जो कि एक ही दिशा में है। तो बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा हमारे पास, उसका जो परिमाण हम आएगा वो हो जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 के परिमाण आपस में बराबर है तो हम उसको E मान लेते हैं, हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास E cos थीटा प्लस E cos थीटा, जो कि हो जाएगा 2E cos थीटा। अब E को हमने E1 या E2 माना हुआ है। अब देखिए आप E1 और E2 दोनों के मान एक समान है, तो हम किसी का भी मान यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस मान को रख देते हैं। E का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान आप इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं या इस त्रिभुज से भी आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कर्ण हमारे पास ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में फाइंड की थी। तो आधार हमारा हो जाएगा L और कर्ण हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इस L में किए देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किस तरीके से हुआ, मान लीजिए हमारे पास A और उसके मल्टीप्लाई में अंडर रूट A है, तो हम जानते हैं अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो A की पावर यहाँ पर 1 रही होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास A की पावर 1 प्लस 1/2, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 2 LCM हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2 और एक एकम 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 3/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो L है, जो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी का आधा है, उसका मान जो है वो इस x जो दूरी x है उसकी तुलना में बहुत कम होता है। और यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर कर रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 0.1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वो आएगा हमारे पास 0.01। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो हमारे पास आंसर आया वो जो संख्या थी उससे भी और कम आया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, एन स्क्वायर एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2L एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हमारा बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q2L। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x³। ये हमारे पास बिंदु A पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ चुका है वोल्ट पर मीटर। कभी कभी प्रश्न में इनका सदिश रूप पूछ लिया जाता है, तो सदिश रूप के लिए देखिए हमारे E1 और E2 दोनों परिमाण में एक दूसरे के समान थे, और हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर परिमाण में एक दूसरे के समान होते हैं तो उनका परिणामी उनके मध्य से होकर जाता है। तो ये हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में आ जाएगी, और वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो होती है -q से +q की ओर। तो इसकी दिशा होगी इस तरीके से। तो यहाँ हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं जो हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, और जो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो इस दिशा में है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इसका हमसे सदिश रूप पूछ लिया जाए तो सदिश रूप हो जाएगा हमारे पास E नेट वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P वेक्टर अपॉन r³। ये हमारे पास इसका सदिश रूप हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और इस क्वेश्चन थर्ड में हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो आई थी वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में आती हैं। उस बिंदु अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो इस दिशा में आती है, और इस क्वेश्चन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो इस दिशा में आई है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है -2 टाइम्स ऑफ E निरक्षीय। E निरक्षीय अगर परिमाण की हमसे बात करेगा तो परिमाण में हम बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन तीसरा पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें उसके कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व कराएंगे।